बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की ज़मानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। ये जो 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं ना, ये चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी सुनेंगे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, और उनके साथ एक और मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी साहब। ये 2 रुकनी बेंच ये इमरान खान साहब की अपीलें सुनेगा। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये केस है 9 मई के हवाले से, और ये सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया हुआ है। इसमें ज़रा समझें, 9 मई को हुआ ये था कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, वहाँ से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर शहरी निकले पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के इलाकों की तरफ गए, और फिर जो मंजर हमने देखे, बल्कि देखे ही नहीं, आज तक सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली। और कई लोग ये कहते हैं कि हम जब पहुंचे तो पहले ही तबाही हो चुकी थी। बड़े हैरत अंगेज तौर पे सिक्योरिटी वहाँ से गायब हो जाती है। बड़े हैरत अंगेज तौर पे वहाँ पे जो रास्ते में कोई रोकता नहीं है, कोई रुकावट नहीं डाली जाती, कोई पकड़ने नहीं आता, और फिर वहाँ पर तोड़ फोड़ हो जाती है। उसके बाद 9 मई के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर एक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तान में, और इस पॉलिटिकल पार्टी के हज़ारों वर्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लीडरशिप सारी की सारी अंदर डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को कुछ अरसे के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को बुलवा लिया। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इसको गलत करार दिया कि यह गलत हुआ, किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उसकी मजम्मत की। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं अंदर मौजूद था। अब एक आदमी अंदर था तो वो उस जुर्म के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की 9 मई की गिरफ्तारी को गलत करार दिया था, और यह कहा गया था इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने भी कहा था इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 मई के लगभग 2.25 साल के बाद यह केस वापस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो चेंज हो गए हैं। इसके बाद एक और चीफ जस्टिस आया, फिर एक और बंदयाल साहब थे, फिर कादी साहब आए, और अब याह्या अफरीदी साहब हैं। अब उनके सामने मामला जाएगा तो वकील पहले तो ये मामला उठाएगा, जनाब इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहाते से, गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, इनको रिहा किया जाए। तो पहले तो आप ये बताएं कि जनाब वो गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर अब तक क्या एक्शन हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा, जनाब आपने 2.25 साल में कौन सा इंसाफ फराम किया कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को घसीट के गैर कानूनी तौर पे टॉर्चर करके गिरफ्तार किया, जिन मनाजर की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लगी, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन लोग हैं और ये किसने किया था? एक तो मामला ये उठेगा। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम जो ऑलरेडी हो चुका है 9 मई के मुकदमात का, कि एक पुलिस वाला सोफे के नीचे छुप गया, एक पुलिस वाला छोटी सी टेबल के नीचे छुप गया, और इमरान खान साहब के घर के अंदर दाखिल भी हो गए, और उन्होंने सारी साजिश सुन के इमरान खान साहब पे ये केस भी बना दिया। अब उन पुलिस वालों को साबित करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो हैं सलमान सफदर साहब, उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के जमान पार्क वाले घर से वो सोफा और वो छोटी टेबल, ये दोनों चीजें उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दें, और उन्हें कहें सर ये वो टेबल है और ये वो सोफा है, ये 2 पुलिस वाले इनको कहें इनके नीचे छुप के दिखाएं, ताकि हम देखें ये इनके नीचे कैसे छुपते हैं। प्रैक्टिकली जरा उन्हें कहें छुप के दिखाएं, सारा केस वहीं खत्म हो जाएगा। नंबर 1, यानी जो टेबल वहां पड़ी हुई थी ना, वो टेबल उठाएं और उठा के ले जाके वहां रख दें कि जनाब ये वो टेबल है जो इमरान खान साहब के वहां पे कमरे में, बेशुमार वीडियोज है ना, तो वो सारी टेबल्स नजर आती हैं। रोजाना वीडियो बनती थी, वहां पे लोग अंदर आते थे अपने मोबाइल से, दूसरे भी वीडियो बनाते थे, वो कैमरामैन भी था, वो सारा फिल्माया हुआ वो जगह। वो जो वहां पे टेबल्स थी वो ले जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखें, और पुलिस वाले को बुला कर कहेंगे जनाब इसके नीचे घुस के आप दिखाएं, छुप के दिखाएं। अगर ये छुप गया तो ठीक है। दूसरा, हर जगह पे इन्होंने तादाद अलग बताई है। लाहौर में कुछ और है, गुजरावाला में कुछ और है, फैसलाबाद में कुछ और है, सरगोदा में कुछ और है। हर जगह पे साजिश के दौरान लोगों की तादाद अलग बताई, ये भी एक गलती है। तीसरा, वो पुलिस वाला उस दिन ड्यूटी पे ही नहीं था, भागा हुआ था, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी हुई है। जिस दिन वो कह रहे जी कि मैंने जाके साजिश ये पकड़ी है, उस दिन वो ड्यूटी पे ही नहीं था। 5वां, जो तफ्तीशी है वो कभी उस जगह पे ही नहीं गया, उस जगह पे वो तफ्तीशी कभी गया ही नहीं जिस जगह पे ये वकूआ वो कहते हैं हुआ है। और वो जो जाए वकूआ है, इमरान खान साहब का घर जिसके बारे में वो कहते हैं,
उसका नक्शा भी उनके पास नहीं है। उनको ये आइडिया ही नहीं है कि इमरान खान साहब का कमरा किस तरफ है, दरवाजा किस तरफ है, सोफा किस तरफ है, कुर्सी किस तरफ है, और वहां का कोई उन्होंने दौरा भी नहीं किया, तफ्तीशी वहां गया ही नहीं। इतने ज्यादा लकूनाज हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सजा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया मामला, ये नहीं वहां जमानत मुस्तरद होगी ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जमानत का मामला गया है। अब जजों का बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। ये जब भोंडा तरीन तारीख का केस जजों के सामने आएगा तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, या अफरीदी का कि वो इसमें इंसाफ दे पाते हैं या नहीं दे पाते, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट से ये सारा मामला शुरू हुआ था, इसी सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला वापस आ गया है। और तफ्तीशी का, पुलिस वालों का, प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये केस लड़ने के काबिल है ही नहीं। इस केस को लड़ा ही नहीं जा सकता। इमरान खान की हद तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये केस लड़ा जा सके, क्योंकि पुलिस वालों ने जो भोंडे अंदाज में ये मुकदमा दर्ज किया है, दुनिया का कोई बनाना रिपब्लिक भी होगा ना, उसकी जो सबसे बदतरीन अदालत भी होगी ना, उसके अंदर भी इसको साबित नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है। नंबर 2, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े सख्त बयान आए थे, उन पे हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में वादिय तीरा के इंसिडेंट से पहले जो वादिय तीरा के अंदर कत्लो गारत गिरी हुई है, बच्चों की शहादत के बाद लोग एहतजाज करने के लिए निकले, फिर उनके ऊपर स्ट्रेट फायर कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के, और जब उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया तो उसमें लोग शहीद हो गए और हालात बड़े ख़राब हो गए। अब लोगों ने जाके तालिबान से कहा बहुत बड़ी तादाद में कि आप ये इलाका छोड़ दें, हम फौज से कहेंगे वो भी इलाका छोड़ दे। तो क्या ये इलाका वाकई में जो वहां की अवाम है वो तालिबान से और फौज से खाली करवा सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ ले लिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, फौज 15 दिन के अंदर निकल जाए इन इलाकों से। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पे मत जाएं, इनके बयानात को बिल्कुल संजीदा मत लें। वो सियासी बयानिए के लिए बोलते हैं, सिर्फ जहां उनके ताउन की ज़रूरत होती है वो ताउन कर देते हैं हुकूमत के साथ। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने दावा किया है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर चंद सवालात खड़े हो रहे हैं। नंबर 1, अभी तक किसी एक भी ड्रोन हमले की FIR अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर सके। देखिए ना, अली अमीन गंडापुर साहब 5 घंटे ऊंची आवाज में तकरीर करते रहे या चिल्लाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक छोटी सी FIR दर्ज कर दें ड्रोन हमले की, उससे फर्क पड़ता है। आप देखें ना, प्रैक्टिकली आप देखें जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा था। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि मुझे DG ISI ने कहा या ISI के चीफ ने कहा कि हम आपको सीट पे कामयाब करवा देते हैं, आप इलेक्शन आपको जितवा देते हैं, आप हमें बुरा भला कहते रहा करें, लेकिन जब आप जरूरत पड़े हमें आपकी तो आप वोट हमें दे दिया करें या हमारा काम कर दिया करें, हमें जितना मर्जी बुरा भला करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अहमद वली खान क्या करते, उन्हें सीट दिलवाई गई है ना, वो कितना बुरा भला कहते हैं फौज को, लेकिन जब वोट की जरूरत पड़ती है तो वो फौज के हक में वोट डाल देते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के हक में वोट डाल देते हैं। जो भी उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है वो वैसे कर देते हैं। पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, ये जब DG ISI थे और इनको इनके ओहदे से बरतरफ किया जा रहा था, उस वक्त इन्होंने कोशिश की कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इन्फ्लुएंस किया जा सके अपने ओहदे को बचाने के लिए। तो इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की बुशरा बीबी से, और बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए जो चैनल इस्तेमाल किया जिसके बारे में इमरान खान साहब ने बताया, वो चैनल जुल्फी बुखारी साहब थे। कि जुल्फी बुखारी साहब को रब्ता किया और रब्ता करके कहा जी मुलाकात करवा दें बुशरा बीबी से मेरी, और बुशरा बीबी ने वो मुलाकात करने से इनकार कर दिया। और इमरान खान साहब अब ये कहते हैं कि यही वजह है कि आसिम मुनीर बुशरा बीबी अपना गुस्सा उतार रहे हैं या उन्हें निशाना बना रहे हैं। अब ये जो मामला था ये तो इमरान खान साहब ने कहा था, तो मैंने जुल्फी बुखारी साहब से रब्ता किया और कोशिश की कि उनसे पता करूं, तो मेरा उनसे रब्ता हो गया क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब अमेरिका में मौजूद हैं और वहां वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है जो वहां पे हुई है अमेरिका में, और उसकी तफसीलात मैं आपको बाद में बताता हूं। ये टॉम लेटस ह्यूमन राइट कमीशन है अमेरिका में, कांग्रेस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। इसी कमीशन में जब हेयरिंग हुई थी अहमद नूरानी के भाइयों के हवाले से, तो फौरी तौर पे अहमद नूरानी के भाइयों को ISI ने रिलीज कर दिया था, और बाद में यह कहानी बनाई गई थी कि कच्चे के डाकू इन्हें उठाकर ले गए थे और उसके बाद वो वहां से फरार होकर आ गए या पुलिस वहां पे चली गई या कुछ इस तरह बाजियाब हो गए। तो ये कहानी थी। अच्छा जी, अब ये इसमें जुल्फी बुखारी साहब ने बिल्कुल कंफर्म किया जी
और इन्होंने कहा कि तब हमारे राब्ते हुआ करते थे आसिम मुनीर साहब से, ये DGISI थे, हुकूमत के साथ ये राब्ता कर सकते थे। और DGISI ने उस वक्त बुशरा बीबी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन बुशरा बीबी ने मिलने से इनकार कर दिया था। यह बुशरा बीबी उस वक्त नहीं मिली थी, उस वक्त के DGISI जब इनको होते थे बरतरफ किया जा रहा था आसिम मुनीर साहब से। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर साहब मिलना चाहते थे बुशरा बीबी को करप्शन के मामलात में, कोई इंक्वायरी कर रहे थे वो। तो एक तो DGISI ने करप्शन में क्या इंक्वायरी कर दी, उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इन चीजों से। और दूसरा, क्या वो ये चाह रहे थे कि वो जाएं और जाके बुशरा बीबी से तहकीकात करें खातून अव्वल से? तो ये कोई बातें ना, कोई सेंस नहीं बनती। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहानी सुनाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जब DGISI थे तो जनाब ने कोई करप्शन पकड़ ली थी बुशरा बीबी की, फराह खान की और उस्मान बुज़दार की, और इन्होंने कहा था कि जी ये लोग करप्शन कर रहे हैं, तो इस गुस्से में इमरान खान ने इन्हें ओहदे से हटा दिया था। ये अब जो कहानी मार्केट में फ्लोट की गई आज से 2-2.5 साल पहले, वो ये है। हालांकि इससे पहले किसी को इस कहानी का पता भी नहीं था, कोई अलिफ बे भी नहीं थी इस कहानी की, लेकिन अचानक से ये कहानी मार्केट में फ्लोट की गई कि ये जनाब हुआ था। देखिए, अब वही आसिम मुनीर साहब मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक बने हुए हैं। अब वो फील्ड मार्शल भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, और ये हुकूमत भी उनके कदमों में बैठी हुई है। तो जो चाहे वो करें। कल वो अहमद वली खान ने ठीक बात की ना कि मौजें तो सारी जो हैं वो इधर हैं और इनको तो कोई छेड़ नहीं सकता। तो ताकत तो सारी जनाब, ताकत का जो मंबा है वो तो आर्मी चीफ हाउस है, इस वक्त उनके पास है ताकत GHQ में। और मामला ये है कि अब सारी ताकत आपके पास है, तो पकड़े उस्मान बुज़दार को, पकड़े फराह खान को और केस बनाए बुशरा बीबी पे उस करप्शन का जिसको पकड़ा था आसिम मुनीर साहब ने, और उनके पास कोई फाइल थी। क्या आज तक वो फाइल सामने आई? नहीं। क्या आज तक उस फाइल के कोई इल्जाम प्रैक्टिकली सामने आए? नहीं। इल्जाम क्या था कि ये लोग कोई अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, जिसमें ये अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा वसूल करते हैं। भाई, वो जो पैसा वसूल किया, रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है। तो वो जो अफसरान रिश्वत देकर अपनी ट्रांसफरें ले रहे थे या अपनी पोस्टिंग्स करवा रहे थे, वो अफसरान किधर है? उनमें से कितने गिरफ्तार किए आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ बनने के बाद? 1, 2, 10, 20? कोई भी, एक भी नहीं। उस्मान बुज़दार कहां पे है? वो गर्मियां आजकल, तो वो आम ठंडे करके खा रहे हैं वहां पे दरिया में या स्विमिंग पूल में। तो उस्मान बुज़दार साहब को पकड़ लेते, उनसे पूछते कि आपने ये करप्शन क्यों की है। फराह खान के खिलाफ कौन सी कोई संजीदा एफर्ट हो रही है? कोई भी नहीं। चले, बुशरा बीबी तो जेल में है ना, तो बुशरा बीबी के ऊपर ही केस बना देते कि जनाब ये खातून ने ये पैसा वसूल किया, इस मद में वसूल किया, इस अफसर ने ये पैसा दिया और फलां फलां ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई। अगर एक फाइल आसिम मुनीर साहब के पास थी तो वो फाइल आज कहां पे है? ये सारी ऐसा लगता है कि एक कहानी है। अगर ये सच होता तो आज ये चीजें हमारे सामने होती। आज ये चीजें जो है ना, वो इतने सारे इद्दत वाला केस बनाने की जरूरत तो ना पड़ती, ये अजीबोगरीब किस्म के भोंडे मुकदमात बनाने की जरूरत तो ना पड़ती। फिर तो सिंपल ये होता, तोशाखाना का केस बनाने की जरूरत भी ना पड़ती। तोशाखाना में तो जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदेदार हैं, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो माजी के वज़ीर आज़म हैं, चाहे वो मौजूदा, उस सबके घरों में सामान गया हुआ तोशाखाना का। ये कोई अनोखी खातून अव्वल तो नहीं थी कि इसके घर में क्यों चला गया, सबके घरों में जाता रहा, या तो सारों को पकड़ के अंदर कर दो। तो ये भोंडे केसेस बनाने की जरूरत तब पड़ी जब कुछ और था नहीं। अगर तो आसिम मुनीर साहब के पास कुछ होता तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर आज केसेस बनाते, अगर वो सॉलिड होता। मैंने आपको पहले भी वो माजी में बात बता दी हुई है कि जनरल बाजुआ इमरान खान साहब के पास गए थे कि आसिम मुनीर साहब के साथ फलां 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 प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, तो हमें DGISI तब्दील करना है। तो जनरल बाजुआ की ख्वाहिश पे इमरान खान साहब ने DGISI तब्दील किया, और जनरल बाजुआ ने ऑप्शन देने थे कि जनाब इसको लगा दो। तो आपको तो पता है कि फैज हमीद साहब उस वक्त जनरल बाजुआ को भी पसंद थे, इमरान खान साहब को भी पसंद थे, तो वो आकर लग गए DGISI। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनरल फैज का किरदार बड़ा घटिया रहा है, बड़ी घटिया हरकतें उस आदमी ने की है पाकिस्तान की सियासत में। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जनरल फैज को किसी भी करप्शन के ऊपर सजा ना दी जाए, उसको सियासत में मुदाखलत पे निशाने इबरत बनाया जाए अगर बनाना है तो। करप्शन तो जनाब करते रहते हैं लोग, बेशुमार लोग पाकिस्तान में करप्शन करते हैं।
ये आइंदा भी करते रहेंगे। असल सजा देनी चाहिए इन जर्नैलों को कि इन्होंने सियासत के अंदर मुदाखलत की है। निशाने इबरत बनना चाहिए जनरल फैज हमीद को भी, और आज भी जो सियासत कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कल ये सारे भी निशाने इबरत बनेंगे, और जरूर बनेंगे, और ये कौम ये होता हुआ देखेगी। आज नहीं तो कल ये होगा। नाज़रीन, ये जुल्फी बुखारी साहब ने तस्दीक कर दी कि जनाब बुशरा बीबी से मिलना चाह रहे थे, तो खबर की तस्दीक तो होगी जो इमरान खान साहब ने जेल से कही, लेकिन इमरान खान साहब ने यह बात करने में बड़ी देर लगा दी। उन्हें भी यह बात बहुत पहले करनी चाहिए थी, यानी उन्हें यह बात बता देनी चाहिए थी कि जनाब क्या वजह क्या है, आसिम मुनीर साहब को क्यों गुस्सा है उनकी अहलिया पे, तो ये बात वो पहले करते। अच्छा जी, जुल्फी बुखारी साहब की जो हेयरिंग हुई है अमेरिकन कांग्रेस में, टॉम लैंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हेयरिंग को रुकवाने की भी कोशिश की गई और पाकिस्तान से कोशिश की गई, और यह कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से की गई। हत्ता कि यह भी कहा गया कि जुल्फी बुखारी को रोका जाए, कुछ और लोग हैं जिन्हें मौका दिया जाए, यह भी हुआ। और कुछ ऐसे लोग जो वहां जाकर बोलना चाहते थे, जो खुद विक्टिम है, जिनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, उन लोगों को बाकायदा पहले इनवाइट किया गया था कि आप लोग भी वहां पे आएंगे और आकर आप कांग्रेस के अंदर बताएंगे कि आपके साथ क्या जुल्म और जबर हुआ है। फिर उन सारे लोगों का मौका भी छीन लिया गया। बहरहाल जुल्फी बुखारी साहब का मौका नहीं छीन सके, उन्होंने जाकर बात की। इमरान खान साहब पर जो मुकदमा